फिर एक बार बिहार में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ऐसा क्या होता है नीतीश कुमार के साथ कि वो एक साइड पर टिक नहीं पाते? वॉशिंग मशीन है ना भाजपा, लेकिन इनका पाउडर खत्म हो रहा है। इस पूरे सिनेरियो का असर बिहार पर क्या होता है, बिहार की जनता पर क्या होता है? आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। अब जो लोग नीतीश कुमार के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बताऊं कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर 1974-1977 के बीच में शुरू होता है, जब वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जुड़े हुए थे। 1985 में वो पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते और एमएलए बने, और फिर 1989 में वो जनता दल के सचिव भी बने। 1989 में नीतीश कुमार की ही मदद से लालू प्रसाद यादव ऑपोजिशन के लीडर भी बने थे। इसी बीच जनता दल पार्टी बार बार टूट रही थी और ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई जब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने मिलकर समता पार्टी बनाई। इसी बीच 1997 में लालू यादव ने आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बना ली। 1999 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जनता दल, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी को मर्ज करके जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई गई। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अगला चुनाव साथ में लड़े और 324 में से 199 विधानसभा सीट जीत गए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और नीतीश कुमार और बिहार के सीएम पोस्ट की कहानी को भी समझते हैं। साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने। उस वक्त एनडीए के पास बिहार में 151 एमएलए थे और लालू यादव के पास 159 एमएलए थे। दोनों की पार्टी मेजॉरिटी मार्क्स से कम थी और इसीलिए फ्लोर टेस्ट के पहले ही नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया और उनकी पहली गवर्नमेंट बस 7 दिन तक चली। साल 2005 में वो फिर से एक बार सीएम बने। इस इलेक्शन में एनडीए की जीत हुई और 5 साल तक इनकी गवर्नमेंट बनी रही। 2010 में जब फिर एक बार चुनाव हुए, तब फिर से एक बार एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़े और वो जीत भी गए, लेकिन ये सरकार 5 साल नहीं चली। 2014 में जेडीयू का परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शंस में बहुत ही खराब रहा और इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया और उनकी जगह जीतन राम मांझी बिहार के सीएम बन गए। साल 2015 में फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने। ये इलेक्शन उन्होंने बीजेपी को काउंटर करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। इस अलायंस को महागठबंधन भी कहा गया, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर करप्शन के चार्जेस लगे और नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव रिजाइन कर दे। आरजेडी ने रिफ्यूज कर दिया और नीतीश कुमार ने ही रिजाइन कर दिया और सरकार गिरा दी। विद इन अ फ्यू आवर्स वो फिर एक बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया और 5वीं बार वो बिहार के सीएम बने। साल 2020 में फिर से इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन में एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए। साल 2020 में जब सुशील मोदी को रामविलास पासवान के डेथ के बाद राज्यसभा भेजा गया, तब नीतीश कुमार ने फिर से रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो फिर एक बार सीएम बने। इस बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उनके डेप्यूटी सीएम थे। साल 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से रिजाइन दे दिया और एनडीए से बाहर हो गए और फिर एक बार महागठबंधन में शामिल हो गए। अब तक कुल मिलाकर नीतीश कुमार 8 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। अब फिर एक बार उनके एनडीए के पास लौटने की खबर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी श्योर कहा नहीं जा सकता। ये पॉलिटिक्स है और लगभग अनप्रेडिक्टेबल होती है। नीतीश कुमार को पलटू राम, बिन पेंदी का लोटा एटसेट्रा ये सब बहुत कुछ कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है ये आप इनके पूरे टेन्योर एज अ सीएम को देखकर समझ सकते हैं। इस समय आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके पास 75 विधानसभा की सीट्स हैं और बीजेपी के पास 74 विधानसभा की सीट्स हैं और जेडीयू के पास टोटल 43 सीट्स हैं। यानी कि अगर आरजेडी को सरकार में शामिल रहना है, सरकार में बने रहना है, तो उन्हें जेडीयू की मदद लेनी पड़ेगी, और अगर बीजेपी को सरकार बनाना है तो उन्हें भी जेडीयू की मदद लेनी पड़ेगी। अमित शाह ने अपने एक पॉलिटिकल रैली में बहुत खुलकर ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि राजनीति में जब दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां खुल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि नीतीश कुमार को अगर एनडीए में वापस लाया जाता है तो उन्हें नीतीश कुमार के कंडीशंस पर नहीं, एनडीए के कंडीशंस पर ही वापस लाना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल बिहेवियर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की तरह लगता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसे सरकार बनाने के लिए इनकी जरूरत है, और एक ऐसी ऑपोजिशन की पार्टी है जिन्हें सरकार में आने के लिए इनकी जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में नीतीश कुमार भी इस बात को बहुत अच्छी तरह
समझते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार शर्तें रखने की पोजीशन में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए और खास करके नीतीश कुमार जी को इस बात को समझना चाहिए कि बार बार पल्ला बदल लेने से, बार बार साइड्स बदल लेने से शायद आपका फायदा होता हो, शायद आप बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हो, आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रहती हो, लेकिन इससे बिहार की जनता का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। जब किसी स्टेट में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है तो ऐसे सिचुएशन में उस स्टेट में गवर्नेंस भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है, पब्लिक पॉलिसीज को आप ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे, आपके सारे काम वहां पे हल्के पड़ते चले जाएंगे और इससे जनता का विश्वास भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से, उनके लीडर्स के ऊपर से हटने लगता है, जो कि बहुत ही खराब बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। खैर, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे बिहार में क्या होता है। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार रिजाइन देकर नई सरकार बनाते हैं या कुछ और हो जाता है। बाय द टाइम इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन पे आपके क्या विचार हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेन मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।